गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोग साथियों कक्षाओं का वेट भी कर रहे होंगे। मैं नरेश कुमार आप सभी का भारतीय इतिहास की कक्षाओं में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी को इतिहास की नई सीरीज के साथ अपने आप से जोड़ने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, भारतीय इतिहास की कक्षाएं चल रही थी और भारतीय इतिहास की कक्षाओं में हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। एक तो भारतीय इतिहास का सामान्य परिचय कंप्लीट कर लिया है और दूसरा हम लोगों ने पाषाण काल अपना कंप्लीट कर लिया है। आगे टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको 5 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ, पीछे हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं, कौन सी चीज़ें देखी हैं। उसी के साथ अगले वाला टॉपिक हम तुरंत शुरू कर देंगे। तो आइए सब लोग बड़े ध्यान से देखिए और साथियों सब लोग अच्छे से नोट्स भी बनाते रहिए। हम लोग भारतीय इतिहास की सीरीज लगातार देख रहे थे और भारतीय इतिहास में अभी तक हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। कितने टॉपिक बेटा कंप्लीट हो गए? दो टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए। एक तो हमने इतिहास का सामान्य परिचय सामान्य परिचय कंप्लीट कर लिया है। एक हमने पाषाण काल पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। पाषाण काल। तो बेटा ये दो चीज़ें अभी तक कंप्लीट हो पाई हैं और आपको संपूर्ण डिटेल के साथ ये सब चीज़ें बताई गई थी। वापस देख लिए, भारतीय इतिहास अपना चल रहा है। इस भारतीय इतिहास में अभी तक कितने टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए बेटा? तो दो टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए। एक टॉपिक हमने सामान्य परिचय, इतिहास का सामान्य परिचय कंप्लीट कर लिया था। इतिहास किससे कहा जाता है, इतिहास का जनक कौन है, इसी में बहुत सारी चीज़ें हमने और भी देखी हैं। इसके साथ कालक्रम के हिसाब से हमने आगे बढ़े और आगे बढ़कर के एक और टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, पाषाण काल। अब देखिए पाषाण काल हमने पढ़ा कहाँ है, पाषाण काल का अध्ययन हमने कहाँ किया है बेटा? इतिहास जो है, इतिहास इतिहास को कालक्रम के हिसाब से तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। एक पहला भाग जो है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। और दूसरा जो पार्ट है इसका वो है बेटा आधे ऐतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो पार्ट है इसका वो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। तो देखिए इतिहास को कालक्रम के हिसाब से तीन भागों में अपने विभाजित किया था, तीन भागों में बांटा गया था इतिहास। एक प्रागैतिहासिक काल है बेटा, दूसरा आधे ऐतिहासिक काल है और तीसरा काल कौन सा है अपना? ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मानव जीवन का वह काल जिसका कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता है। आधे ऐतिहासिक काल मानव जीवन का वह काल जिसका लिखित विवरण तो उपलब्ध होता है लेकिन हम उसे अभी तक पढ़ नहीं पाए, यानी कि रिकॉर्ड तो मिला लेकिन उसे अभी तक क्या हुआ है बेटा? पढ़ा नहीं जा सका है। दूसरा ऐतिहासिक काल, तीसरा नंबर का जो है ऐतिहासिक काल का मतलब है मानव जीवन का वह काल जिसका लिखित विवरण भी मिला और उसको हम लोगों ने पढ़ भी लिया है, समझ भी लिया है। तो ऐसा काल क्या कहलाता है? ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। सिंपल वे में आप लोग याद रखिए, मानव जीवन का वह काल जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। मानव जीवन का वह काल जिसका रिकॉर्ड तो मिला है लेकिन हम उसे पूर्ण रूप से पढ़ नहीं पाए तो आधे ऐतिहासिक काल कहलाता है। और तीसरा काल ऐतिहासिक, मानव जीवन का वह काल कि जिसका रिकॉर्ड भी मिला और हमने बेटा उसको अच्छी तरीके से पढ़ भी लिया है। इससे आगे जब हम बढ़े तो प्रागैतिहासिक काल में मुख्य रूप से हम कौन से टॉपिक का बेटा अध्ययन करते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं
और इसी पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा था। 3 भागों में बांटा। पहला जो पार्ट है P, दूसरा जो पार्ट है M, और तीसरा जो पार्ट है वो N। आप पाषाण काल को अल्फाबेट के हिसाब से याद कीजिए, PMN, यानी कि P से बनेगा पुरा पाषाण काल, M से बनेगा मध्य पाषाण काल, और N से बनेगा नव पाषाण काल, या फिर उसी का दूसरा नाम क्या है बेटा, उत्तर पाषाण काल। तो हमने पिछली वाली कक्षाओं में पाषाण काल का पहला पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया था, पुरा पाषाण काल। पाषाण काल का दूसरा पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है, मध्य पाषाण काल। और अंतिम जो काल है नव पाषाण काल, पाषाण काल के अंदर, तो उसको भी बेटा हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया था। तो यहाँ तक हम लोगों ने इतिहास में कंप्लीट कर लिया है, यानी मैं कह सकता हूँ कि प्राग ऐतिहासिक काल जो अपना चल रहा है वो अपना कंप्लीट हो गया है। अगले वाले लेक्चर जो हैं वो किसके ऊपर रहेंगे बेटा, अपने आधे ऐतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक काल में आप बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे, और इसी के साथ बेटा आप वैदिक सभ्यता का अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर उसी को हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चलिए, आधे ऐतिहासिक काल में आप क्या पढ़ने वाले हैं अभी बेटा, तो सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन आप करने वाले हैं। अच्छे से आप लोग शानदार नोट्स बनाइए। जैसे जैसे मैं लिखता हुआ चलता हूँ बेटा, आप साथ साथ ऐसे ही नोट्स तैयार करते रहिए, ताकि आप लोगों के अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार लिखने के बाद हम एक एक पॉइंट के ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे, आप लोग उसे अच्छी तरीके से समझेंगे। क्योंकि इतिहास रटने का विषय नहीं है, सब लोग जानते हैं आप लोग, इतिहास रटने का विषय नहीं है, इतिहास समझने का विषय है। जो भी इतिहास को समझेगा वही एग्जाम हॉल में एग्जामिनर को समझाएगा। कहते हैं ना कि इतिहास अगर अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो क्वेश्चन हम आसानी से हल कर सकते हैं बेटा। तो समझ के ऊपर आधारित विषय ये है, तो आप लोग अच्छे से समझिए। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आपको होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के और तुरंत कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट को हम चेक करके आपकी समस्याओं का समाधान निरंतर हम निकालते रहेंगे। तो आइए चलिए, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, आज जो टॉपिक है बेटा, ये टॉपिक है अपना सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी, या फिर इसी को हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इसका जो सामान्य समय काल है वो 2500 BC से लेकर के 2500 BC टू 1750 BC माना गया है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1750 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। हालांकि अलग अलग विद्वानों ने समय काल के बारे में अलग अलग मत या कथन व्यक्त किए हैं, तो वो हम अलग से पढ़ेंगे। कौन से विद्वान ने सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या बताया है, तो समय काल अलग से लेंगे। लेकिन साधारणतः जो समय माना गया है वो 2500 BC से लेकर के और बेटा कहाँ तक माना गया है, तो आप बताएंगे 1750 BC तक माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता, इसी का दूसरा नाम क्या है बेटा, हड़प्पा सभ्यता है। तो नामकरण के ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, किस विद्वान ने इस सभ्यता को कौन सा नाम दिया है, तो वो टॉपिक भी हम अलग से लेंगे इसी के अंदर। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है समय काल 2500 BC टू 1750 BC। अगर आपसे उपनाम पूछे जाएं कि सिंधु घाटी सभ्यता के उपनाम कौन कौन से हैं, यानी कि अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो बेटा इसी को नाम दिया गया है सैंधव सभ्यता। इसी को हम कहते हैं सैंधव सभ्यता। इसी को आप कह सकते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसी को बेटा कहा गया है नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता। भारतीय संस्कृति में पहली बार जो नगरीकरण देखने को मिला है, अर्बनाइजेशन जो देखने को मिला है, वो सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिला है। तो इसलिए इसको हम नगरीय सभ्यता कहते हैं। अब मैं अभी आपको बता रहा था बेटा कि सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण के बारे में किन किन नामों का उल्लेख होता है,
और वो नाम किस किस विद्वान के द्वारा दिए गए। तो नामकरण अलग से हम पढ़ लेंगे, लेकिन अभी सिंपल हम देख रहे हैं कि उपनाम जो है कौन कौन से हैं। तो एक तो आप ध्यान रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को बेटा क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इसी सभ्यता को हम क्या कहते हैं, सेंधव सभ्यता। इसी का नाम क्या है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। और इसी का दूसरा नाम क्या है बेटा, नगरीय सभ्यता। अब चर्चा ये करेंगे कि आखिरकार इतने साल पहले, लगभग 4,500 साल पहले भारत में एक नगरीय सभ्यता ने जन्म लिया और बड़े पैमाने के ऊपर इस नगरीय सभ्यता का विकास भी हुआ। आखिरकार वो लोग कौन थे कि जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया। यानी कि हम निर्माताओं के बारे में चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन रहे हुए हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो देखिए निर्माता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किन लोगों ने किया। तो आप बताएंगे बेटा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग, भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग। या फिर जाति विशेष के रूप में बेटा पूछा जाए तो आप बता सकते हैं द्रविड़ जाति। कौन सी जाति बता सकते हैं, द्रविड़ जाति। तो देखिए बहुत शानदार पॉइंट है ये कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किन लोगों के द्वारा किया गया। आपका बेटा उत्तर आएगा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया था। अब ये सभ्यता जमीन में दफन हुई मिली है, सभ्यता जमीन में दबी हुई है, यहाँ से मानव कंकाल मिले हैं। सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की है, अर्थात वह काल जिसका रिकॉर्ड तो मिला लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए या पढ़ नहीं पाए आज तक। तो ऐसी सभ्यता का हम जिक्र कर रहे हैं। फिर ये कैसे पता लगा लिया अपन लोगों ने कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता हैं वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग हैं, ये कैसे पता लगाया। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान यानी कि उत्खनन के दौरान यहाँ से अपने को 4 प्रजातियों के अवशेष मिले। तो देखिए यहाँ अगला पॉइंट क्या है, यहाँ से मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से यहाँ से 4 प्रजातियों के, या आप कह सकते हैं यहाँ से 4 मानव प्रजातियों के, यहाँ से 4 मानव प्रजातियों के अवशेष प्राप्त हुए, अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान 4 मानव प्रजातियों के अवशेष मिले हैं। उन्हीं में से एक मानव प्रजाति कौन सी बेटा, भूमध्य सागरीय प्रजाति या द्रविड़ जाति के लोग जो हैं। तो यहाँ से जो 4 प्रजातियों के अवशेष मिले, ये जो 4 प्रजातियां हैं, 4 मानव प्रजातियां, तो देखो इनमें कौन कौन सी प्रजाति है। एक तो इसमें बेटा प्रजाति मिली है अपने को प्रोआस्ट्रालॉयड प्रजाति के लोग जो थे उनके यहाँ से कंकाल मिले हैं। एक यहाँ से अपने को मिला है अल्पाइन प्रजाति, मानव की अल्पाइन प्रजाति यहाँ से मिली अपने को। इसी जगह से बेटा अपने को मंगोलायड प्रजाति मिली है, मंगोलायड प्रजाति के लोग यहाँ से मिले। और यहीं से अपने को मिला है नंबर 4 भूमध्य सागरीय प्रजाति, भूमध्य सागरीय प्रजाति। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो आप बताएंगे भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। लेकिन खुदाई के दौरान कौन कौन सी मानव प्रजातियों के अवशेष अपने को प्राप्त हुए हैं, तो आप बताएंगे एक तो यहाँ से प्रोआस्ट्रालॉयड प्रजाति के अवशेष अपने को प्राप्त हुए, एक यहाँ से बेटा अल्पाइन प्रजाति के अवशेष अपने को प्राप्त हुए, और एक यहाँ से मंगोलायड प्रजाति के अवशेष प्राप्त हुए,
और एक यहाँ से भूमध्य सागरीय प्रजाति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन सब प्रजातियों में सबसे ज्यादा जो कंकाल मिले हैं वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगों के कंकाल मिले। इसलिए लोगों ने मान लिया है कि इनकी संख्या यहाँ ज्यादा होगी। जब इनकी संख्या ज्यादा है तो सरकार इन्हीं की रही होगी। सरकार जब इन्हीं की रही हुई है तो इस सभ्यता का निर्माण भी किन लोगों के द्वारा किया गया होगा। तो सामान्य सी बात है, जिनका बहुमत है, जिनकी सरकार है, जो प्रशासनिक हक अपने अधिकार में रखते हैं, तो उन्हीं लोगों के द्वारा इस सभ्यता का निर्माण कार्य किया गया होगा। इन 4 प्रजातियों के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे कि ये प्रोस्टालॉयड कौन है, या फिर अल्पाइन प्रजाति क्या है बेटा, या मंगोलाइड प्रजाति क्या है, या फिर भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग वर्तमान में कहाँ हैं। इन सब की चर्चा भी हम करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज के ऊपर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कौन सी प्रजाति की बेटा, तो प्रोआस्ट्रालॉयड प्रजाति। प्रोआस्ट्रालॉयड प्रजाति, प्रोआस्ट्रालॉयड प्रजाति। तो देखिए प्रोआस्ट्रालॉयड प्रजाति, एक तो आप इसमें बताएंगे यह है नवपाषाणकालीन, यह है नवपाषाणकालीन मानव प्रजाति है, मानव प्रजाति है, मानव प्रजाति है। आपको बेटा जब नवपाषाण काल पढ़ाया गया था तो उसी समय मैंने बताया था कि नवपाषाण काल के लोगों को प्रोआस्ट्रालॉयड कहा गया है, जबकि इनकी संस्कृति को नियोलिथिक कल्चर के नाम से जाना गया है। और वहीं पर मैंने आपको बताया कि आगे आने वाली जो सभ्यता है अपनी, कौन सी, वैदिक सभ्यता, उस वैदिक सभ्यता में आर्य लोगों ने इस प्रोआस्ट्रालॉयड प्रजाति के लोगों को सामूहिक रूप से निषाद के नाम से पुकारा है। यानी कि इनको क्या नाम दिया गया, तो आप बताएंगे आगे चलकर के वैदिक काल में इन लोगों को निषाद के नाम से संबोधित किया गया। वर्तमान में यह मानव प्रजाति, वर्तमान में यह मानव प्रजाति मध्य भारत में, कौन से भारत में, मध्य भारत में SC/ST समुदाय के रूप में, SC/ST समुदाय के रूप में निवास करती है, देखिए बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पर अपना। प्रोआस्ट्रालॉयड लोग हैं कौन, सबसे पहली बात तो यही है। तो आप बताएंगे प्रोआस्ट्रालॉयड जो मानव है ये नवपाषाण कालीन जो मानव रहा है वह उसकी प्रजाति रही हुई है। वर्तमान में ये भारत के कौन से हिस्से में निवास करती है, तो आप बताएंगे बेटा वर्तमान में यह मानव प्रजाति भारत के मध्य भाग में निवास करती है, यानी कि मध्य भारत की हम कह सकते हैं। दूसरा, अगर कम्युनिटी के हिसाब से देखा जाए, अगर देखा जाए तो यही प्रोआस्ट्रालॉयड प्रजाति के लोग वर्तमान में मध्य भारत में SC कम्युनिटी और ST कम्युनिटी के रूप में विद्यमान है। अर्थात हम इतिहास के आधार पर ये बात कह सकते हैं कि भारत में SC और ST समुदाय के जो लोग हैं वो सबसे प्राचीन लोग हैं। हालांकि सभी लोग यहाँ प्राचीन हैं, लेकिन इतिहास के हिसाब से अगर बात करें तो SC और ST वाले लोग जो हैं ये सबसे प्राचीन लोग हैं। तो ये तो अपनी कौन सी प्रजाति है बेटा, प्रोआस्ट्रालॉयड प्रजाति है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और साथ साथ अच्छे से नोट्स भी आप बनाते रहें। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए दूसरी प्रजाति कौन सी है यहाँ, दूसरी जो प्रजाति है वो है मंगोलाइड प्रजाति। दूसरी प्रजाति के लोग बेटा कौन से हैं, तो आप बताएंगे मंगोलाइड प्रजाति के लोग हैं, जिनका वर्तमान में निवास स्थान जो है, निवास स्थान है हिमालयी क्षेत्र,
यानी हिमालय वाले जो भाग हैं, हिमालय वाले जो भाग हैं या हिमालयी जो क्षेत्र है बेटा, ये ही इस प्रजाति का वर्तमान में निवास स्थान है। और इसके अंदर भी अगर हम बात करें, इसके अंदर भी अगर बात की जाए तो देखो, इंडिया में हिमालयी जो क्षेत्र है वहां पर निवास करती है। इंडिया में भी जैसे सिक्किम है, सिक्किम, यहाँ पर ये प्रजाति पाई जाती है। जैसे असम है, असम के अंदर ये प्रजाति पाई जाती है। इंडिया के अलावा इस प्रजाति की अगर पहचान और की जाए तो ये चटगांव, चटगांव यहाँ पर निवास करती है। ये म्यांमार जो है, म्यांमार, जिसका प्राचीन नाम क्या है बेटा? अगर कहीं आपसे पूछा जाए कि म्यांमार का प्राचीन नाम बताइए, प्राचीन नाम, प्राचीन नाम, तो म्यांमार का प्राचीन नाम है बर्मा, बर्मा। ये वही बर्मा है जब आज़ादी के आंदोलन चले और 1942 का जब भारत छोड़ो आंदोलन चला तो आज़ाद हिंद फौज ने इस बर्मा के ऊपर ही सबसे पहले अटैक किया था। बर्मा वाले भाग से ही भारत में एंट्री लेने की कोशिश की गई थी। तो म्यांमार का प्राचीन नाम क्या बेटा? बर्मा है। और आप लोग एक चीज़ और अच्छी तरीके से सुन लें, आजकल के जो एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ाम में एक पैटर्न चला हुआ है। लोग ये मानते हैं कि स्टैटिक जीके के सवाल लगभग लगभग 10 से 15% या उससे ज़्यादा मार्जिन में देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों को बेटा स्टैटिक जीके जो है, स्टैटिक जीके अलग से नहीं पढ़ाई जाएगी, ये ध्यान रखना, अलग से हम लोग नहीं पढ़ाएंगे। स्टैटिक जीके के जो भी क्वेश्चन जुड़ेंगे उन स्टैटिक जीके को हम उसी पॉइंट के साथ कंप्लीट कराएंगे जो पॉइंट अपना चल रहा है। जैसे म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा है। बर्मा का वर्तमान नाम क्या है बेटा? ऐसा सवाल आ जाए कि बर्मा का वर्तमान नाम बताइए, तो आप बताएंगे बर्मा का वर्तमान नाम क्या है? म्यांमार। और यही स्टैटिक जीके वाले सवाल हैं। तो अलग से इन सब सवालों को आप अच्छे से नोट करते रहेंगे। तो ये कौन सी प्रजाति है बेटा? तो आप बताएंगे मंगोलायड। निवास स्थान पूछा जाए तो हिमालयी क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र में इंडिया वाला जो पार्ट है वहां पर। और विशेष रूप से अगर बात करें तो आप बताएंगे सिक्किम और असम। इसी के साथ चटगांव वाला जो एरिया है, चटगांव वाले एरिया में प्रजाति निवास करती है। इसी के साथ कौन सा है? तो आप बताएंगे बेटा म्यांमार वाला जो क्षेत्र है वहां पर ये प्रजाति निवास करती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। चलिए आगे देखिए। अगला है भूमध्य सागरीय प्रजाति, भूमध्य सागरीय प्रजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमध्य सागरीय प्रजाति ये, क्योंकि यही सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता माने गए हैं। सबसे पहली बात तो ये बेटा, इनका निवास स्थान कहाँ है? निवास स्थान, तो आप बताएंगे निवास स्थान इनका है दक्षिण भारत। कौन सा भारत है? साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में इनका निवास स्थान है। दूसरा, जो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता, निर्माता के संबंध में, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता के संबंध में यह कथन, यह कथन सर्वाधिक मान्य रहा है। यह कथन सर्वाधिक मान्य रहा है, सर्वाधिक मान्य रहा है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान 4 मानव प्रजातियों के अवशेष मिले, या फिर आप कह सकते हैं बेटा कंकाल मिले हैं। उनमें से एक प्रजाति है अपनी कौन सी? भूमध्य सागरीय प्रजाति। और भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग दक्षिण भारत में निवास करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किन लोगों के द्वारा किया गया? तो अभी हमने एक पॉइंट देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन है बेटा? भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग हैं। और भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग ही सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता हैं। इसके बारे में सर्वाधिक मान्य कथन यही रहा हुआ है
कि भाई यही लोग जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे, इन्होंने इस सभ्यता का निर्माण किया। तो ये अपनी कौन सी प्रजाति हो गई बेटा? तो आप बताएंगे तीसरी प्रजाति है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत इसका। चौथी जो मानव प्रजाति के अवशेष बेटा पाए गए, देखिए चौथी जो मानव प्रजाति है वो है अपनी कौन सी? अल्पाइन। अल्पाइन निवास स्थान देखो इनका, निवास स्थान। तो एक तो इनका निवास स्थान प्रमुख रूप से कौन सा क्षेत्र है? तो आप बताएंगे सिंधु क्षेत्र, यानी कि प्रजाति सिंधु क्षेत्र में पाई जाती है। इस प्रजाति के लोग गुजरात में निवास करते हैं, इसी प्रजाति के लोग कर्नाटक में निवास करते हैं, इसी प्रजाति के लोग तमिलनाडु में निवास करते हैं। कहीं आ जाए कि अल्पाइन जो प्रजाति है वर्तमान में कहाँ निवास करती है? तो बेटा आप बताएंगे एक तो सिंधु क्षेत्र बताएंगे आप, ये सिंधु क्षेत्र में निवास करती है। इसी के साथ गुजरात जो स्टेट है भारत का वहाँ निवास करती है, कर्नाटक में निवास करती है, तमिलनाडु में निवास करती है। और ध्यान रहे बेटा स्टैटिक जीके से एक सवाल ये भी है यहाँ कि कर्नाटक जो स्टेट है, इस कर्नाटक स्टेट का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम क्या है? तो आप बताएंगे मैसूर। कर्नाटक का बेटा पुराना नाम क्या है? तो आप बताएंगे कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर है। और इसी से मैसूर से हिंदुस्तान में या इंडिया में एक आप त्यौहार याद करेंगे, और वो त्यौहार कौन सा है बेटा? दशहरा। ये दशहरा कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे आश्विन शुक्ल दशमी के दिन मनाया जाता है। अब क्या विशेष बात है इस समय दशहरे की जो है? तो देखो स्टैटिक जीके मैंने आपको बोला है, साथ साथ ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये कर्नाटक जो है, इस कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर है बेटा, और मैसूर का दशहरा जो है पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ध्यान रखना है कहीं आ जाए कि भारत में दशहरा कहाँ का फेमस है, भारत में दशहरा कौन से स्थान का कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे मैसूर का प्रसिद्ध है। एक इसकी तिथि आप लोग याद रखेंगे कि दशहरा कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो आप बताएंगे आश्विन शुक्ल दशमी के दिन मनाया जाता है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में जो मानव प्रजातियां पाई गई हैं, उन प्रजातियों से संबंधित हम लोगों ने बातें की हैं। एक बार आप पुनः इनको देख सकते हैं। देखिए हमने बात की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी मानव प्रजातियों के अवशेष प्राप्त हुए? 4 मानव प्रजातियों के अवशेष प्राप्त हुए। प्रोआस्ट्रालॉयड मिला है, अल्पाइन प्रजाति मिली है, मंगोलाइड प्रजाति मिली है, और बेटा कौन सी है? भूमध्य सागरीय प्रजाति के अवशेष पाए गए। इसके साथ ही हमने आगे देखा प्रोआस्ट्रालॉयड प्रजाति, यह नवपाषाण कालीन मानव है, यानी कि नवपाषाण काल में जो मानव की प्रजाति थी उसी को प्रोआस्ट्रालॉयड के नाम से जाना गया। वर्तमान में यह मानव प्रजाति भारत के मध्य भाग में, यानी मध्य भारत में एससी और एसटी समुदाय के रूप में निवास करती है। आगे देखिए मंगोलाइड निवास स्थान हिमालयी क्षेत्र, यानी हिमालय वाले क्षेत्रों में निवास करती है। इंडिया के मुख्य रूप से सिक्किम और असम वाले जो क्षेत्र है वहां पर मिलेगी आपको ये। चटगांव के अंदर ये मिलेगी, चटगांव जो पहाड़ी है वहां पर ये निवास करती है। म्यांमार के अंदर ये निवास करती है। और बेटा यहाँ मैंने आपको बताया स्टैटिक जीके का ये सवाल अपने को ध्यान रखना है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। बर्मा का आधुनिक नाम क्या है? तो आप बताएंगे म्यांमार। आगे देखिए भूमध्य सागरीय प्रजाति, यानी कि भूमध्य सागरीय प्रजाति वो प्रजाति है जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया है। तो निवास स्थान इसका कहाँ है बेटा? दक्षिण भारत। सिंधु सभ्यता के निर्माताओं के संबंध में सबसे ज्यादा मान्य कथन रहा है। ये कंप्लीट आपको करा दिया है। आगे देखिए अल्पाइन, चौथी प्रजाति कौन सी है बेटा? अल्पाइन प्रजाति है। और अल्पाइन प्रजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो आप बताएंगे सिंधु क्षेत्र, गुजरात, इसी के साथ कर्नाटक, और इसी के साथ बेटा क्या बताएंगे आप? तमिलनाडु। तो यहां पर ये निवास करती है। स्टैटिक जीके का सवाल फिर देख लीजिए आप
कर्नाटक का पुराना नाम क्या है? मैसूर है। और मैसूर शहर का कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे दशहरा। संपूर्ण भारत में आश्विन शुक्ल दशमी को जो त्योहार मनाया जाता है दशहरा, ये संपूर्ण भारत में मैसूर का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इस मैसूर का वर्तमान नाम क्या है? अगर ऐसा सवाल आ जाए कि मैसूर का वर्तमान नाम क्या है, तो बेटा आप बताएं कर्नाटक। हालांकि वर्तमान में मैसूर कर्नाटक का एक जिला है, लेकिन प्राचीन काल में मैसूर जो है एक स्टेट के रूप में जाना जाता था। जहां वर्तमान में कौन सा राज्य है अपना? तो आप बताएंगे कर्नाटक। तो ये बात तो हमने किसके लिए की है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, किन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण कार्य किया। तो ये तो केवल यहां तक की बातें हैं बेटा। अब देखो अगला पॉइंट क्या है इसमें। अगला पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्यतः जो समय काल जो माना गया है वो कौन सा है अपना समय काल? तो आप बताएंगे 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी। लेकिन अलग अलग विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल अलग अलग बताया है। तो हम समय काल के बारे में चर्चा करेंगे यहां पहले। तो देखिए समय काल, तो आप हेडिंग बना लीजिए, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता के समय काल के बारे में, समय काल के बारे में प्रमुख विद्वानों के कथन, प्रमुख प्रमुख विद्वानों के कथन, या बेटा आप कह सकते हैं मत। ये वाला पॉइंट आप देखें कि किन किन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या क्या समय काल बताया है। तो इसको आप लोग साथ साथ नोट करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। तो देखिए सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या बताया है। इन्होंने कहा है कि सभ्यता का जो समय है वो 3250 बीसी से लेकर के, यानी कि 3250 ईसा पूर्व से लेकर के और 2750 बीसी तक रहा है। सर जॉन मार्शल कहता है बेटा कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है, 3250 से लेकर के और 2750 बीसी के बीच रहा है। इसी के साथ राधा कृष्णन जो है वो क्या बता रहे हैं समय काल, देखिए राधा कृष्णन जी कह रहे हैं, तो नंबर 2 आप साथ साथ नोट करते रहो, नंबर 2 डॉक्टर डॉक्टर राधा डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन। देखिए राधा कृष्णन जी जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल बेटा क्या बता रहे हैं, तो आप बताएंगे 3500 बीसी से 2250 बीसी के बीच। तो देखिए ये बता रहे हैं कि इस सभ्यता का समय काल है 3500 बीसी से लेकर के और 2250 बीसी इसका समय काल रहा है। अभी मैंने बात की है कि अलग अलग विद्वान अपना मत अलग अलग प्रदान कर रहे हैं, यानी कि इसका समय क्या बता रहे हैं, अलग अलग बता रहे हैं। तीसरा जो विद्वान है वो तीसरा विद्वान जो है बेटा मोर्टिमर व्हीलर है। तीसरा विद्वान देखिए, तीसरा मोर्टिमर मोर्टिमर व्हीलर, मोर्टिमर व्हीलर। तो मोर्टिमर व्हीलर भी अपने मत के हिसाब से, अपने हिसाब से इसका अलग समय काल बता रहे। और ये क्या समय बताता है बेटा, 2500 से लेकर के और 1500 बीसी के बीच बता रहे। ये कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय कहाँ से कहाँ रहा है, 2500 से 1500 बीसी रहा है। हर आदमी सभ्यता के समय काल के बारे में अलग बात कर रहा है। आगे देखिए चौथा जो व्यक्ति है, चौथा व्यक्ति इसके बारे में क्या कह रहा है, अर्नेस्ट मेके, 2800 से लेकर के और 2500 बीसी। तो आप नोट कर लीजिए अर्नेस्ट मेके। अर्नेस्ट मेके कह रहा है
कि सभ्यता कहाँ से कहाँ चली है बेटा, तो आप बताएंगे 2800 बीसी से लेकर के और 2500 बीसी के बीच चली है। तो देखिए यहाँ 2800 बीसी से लेकर के बीसी टू 2500 बीसी, तो ये समय काल किसके अकॉर्डिंग है बेटा, तो आप बताएंगे अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट मेके। नंबर 5 में आप लिखिए माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स, तो देखिए माधव स्वरूप वत्सी जो हैं ये इसका समय काल कुछ अलग ही बता रहे हैं, और इन्होंने बात कही है कि सभ्यता 3500 बीसी से लेकर के और 2700 बीसी के बीच रही है। तो इसका समय काल आप लिख सकते हैं यहाँ 3500 बीसी टू 2700 बीसी। तो देखिए ये समय काल इनका है। अलग अलग विद्वान मैंने आपको बताया सब अलग अलग बताएंगे, लेकिन सामान्यतः समय काल की कहीं बात आ जाए तो आप लोग बता सकते हैं 2500 से लेकर के और 1750 बीसी के बीच समय काल रहे। तो ये सब चीजें आप लोग साथ साथ नोट कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए अगला नंबर 6 लिखिए आप। नंबर 6 एक विद्वान है फेयर सर्विस। कौन सा विद्वान है बेटा, तो आप बताएंगे फेयर सर्विस। अब ये फेयर सर्विस क्या कह रहा है कि सभ्यता का समय काल 2000 से लेकर के और कहां तक रहा है बेटा, 1500 बीसी तक रहा है। तो इसका समय काल आप लिख लीजिए 2000 बीसी टू 2000 बीसी टू 1500 बीसी, ये वाला समय कौन बता रहा है, तो आप बताएंगे फेयर सर्विस इस समय काल को निर्धारण कर रहा है। आगे देखिए डीपी अग्रवाल, लास्ट अपना है डीपी अग्रवाल, इसके बारे में और चर्चा करेंगे। नंबर 7 और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल डीपी अग्रवाल जी कहते हैं कि सभ्यता का जो समय काल है बेटा, समय काल जो है ये 2300 बीसी से लेकर के 2300 बीसी से लेकर के और 1750 बीसी के बीच रहा है। कई कई किताबों में आपको डायरेक्टली समय मिल जाएगा 2300 बीसी से लेकर के 1750 बीसी, ठीक है, जबकि एनसीईआरटी क्या बताती है, या सी कार्बन 14 जो है वो बेटा क्या बताती है, सी कार्बन 14 के अकॉर्डिंग ये बात की गई है कि ये 2500 से लेकर के 1750 बीसी रहा है। अब ये डीपी अग्रवाल ये बात कह रहा है कि 2300 बीसी से लेकर के और 1750 बीसी के बीच रहे। इसमें सबसे खास बात क्या है कि ये वाला जो कथन है डीपी अग्रवाल का जो कथन है, ये कथन समय काल के बारे में, हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता के समय काल के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के समय काल के बारे में, समय काल के बारे में सर्वाधिक मान्य कथन रहा है। देखिए कितनी शानदार बात है, सर्वाधिक मान्य कथन रहा है, सर्वाधिक मान्य कथन रहा है। ये लो जी, सिंधु घाटी सभ्यता का हर एक विद्वान ने अपने हिसाब से अलग समय बताया, जो आपको मैंने अभी पिछली स्लाइड में बता दिया है। तो यहां देखिए डीपी अग्रवाल जी कह रहे हैं 2300 से लेकर के 1750 ये समय काल बताते हैं, और ये समय काल सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे ज्यादा मान्य कथन रहा है। तो ये किसकी चर्चा हुई है बेटा, तो समय काल की चर्चा हुई है। अभी तक देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में 2 पॉइंट की हम चर्चा कर चुके हैं। एक तो इस सभ्यता के निर्माता कौन थे, इसकी चर्चा हो गई है। इसी के साथ साथ हमने ये बात भी कर ली है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कितने प्रजातियों के अवशेष पाए गए, वो प्रजाति वर्तमान में कहाँ है, उसकी चर्चा हमने कर ली है। और एक हमने चर्चा की है आज की क्लास में कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या रहा, और इस समय काल के बारे में विद्वानों के मत क्या थे, विद्वानों के
मत क्या है या फिर कथन क्या है। तो अलग अलग विद्वान के हिसाब से हमने ये समय काल भी देख लिया है। तो लगातार हम इसी तरीके से आपको डिटेल क्लास उपलब्ध कराते रहेंगे बेटा। तो आज की क्लास में बस हमारा इतना ही टॉपिक रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता अपना चल रहा है। कल वाली क्लास में या सेकंड जो पार्ट अपना आएगा सिंधु घाटी सभ्यता का, उसमें कल हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस सभ्यता की खोज कैसे हुई, उस खोज का क्रम क्या था, कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़े और कैसे हम लोगों ने एक विशाल सभ्यता की खोज कर ली, उसकी चर्चा कल वाली क्लास में करेंगे। इसी के साथ बेटा आप लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार वर्तमान में कहाँ कहाँ है। वर्तमान में इस सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका आकार कितना है, ये विश्व की कौन सी सभ्यताओं के समकक्ष रही हुई है, समकालीन रही हुई है, और कौन कौन सी सभ्यताएं हमारी सभ्यता से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से संबंध रखती थी। तो आप लोग शानदार तरीके से देखते रहिए, अच्छे से बेटा आप लोग नोट्स बनाते रहिए। अगली क्लास का वेट आप लोगों को रहेगा। हम लोग जल्द ही सिंधु घाटी सभ्यता का सेकंड पार्ट आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। एक खास बात यह है कि थोड़ा सा समय बेटा जरूर लग सकता है क्लास में, लेकिन क्लास ऐसी होगी कि आपको ये क्लास पढ़ने के बावजूद, नोट्स तैयार करने के बावजूद कहीं भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो रही हैं, कोई आपका कोई संदेह है, तो संदेह को आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। हम जैसे कमेंट बॉक्स को देखेंगे या तो उसी दिन उसी क्लास में आपको उस संदेह को कंप्लीट करा देंगे, डाउट को क्लियर करा देंगे, या फिर नेक्स्ट पार्ट जैसे ही आएगा तो आपकी जो कमेंट लिस्ट है उसको हम तैयार करके लाएंगे, और क्या क्या कमेंट आपके रहे, क्या क्या डाउट्स आपके रहे, उन डाउट्स के ऊपर नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर लेंगे। तो आप सभी लोग अच्छे रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहें। नमस्कार, जय हिंद।